गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम आगे देखने वाले हैं स्पॉन्टेनिटी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने सारे जितने भी हमारे इंथैल्पी चेंजेस थे वो सारे देख चुके थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है जिसमें ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। देन ऐसा भी पॉसिबल है कि बी वापस से ए की तरफ कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी हो सकता है। बट जो ऐसे रिएक्शंस होते हैं या ऐसे प्रोसेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करें, दूसरी डायरेक्शन में ना कर पाए, उन्हें कहा जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं, ये सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो प्रोसेस है ये जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब कि कोई एक ही डायरेक्शन में ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा है, उसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरीके से एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें जो प्रोसेस है हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा और वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी पॉसिबल होगा। जैसे कि यहाँ हमने देखा था ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी से वापस से ए में कन्वर्ट हो रहा है। देन इसके बाद एक वर्ड आता है जिसे कहा जाता है एंट्रोपी। नेक्स्ट हमारा टर्म है थर्मोडायनेमिक्स टर्म, इसे कहा जाता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है, इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस का। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, जैसा कि आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा होगा डिग्री, तो ये उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक बॉक्स लिया है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब सारे मॉलिक्यूल्स इधर जिगजैग मोशन में मूव कर रहे होंगे। सेम हमने एक और बॉक्स लिया जिसमें यही गैस लिक्विड के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जिगजैग पैटर्न कहीं फॉलो कर रहे होंगे, सभी डायरेक्शनलेस कहीं भी मूव कर रहे होंगे। और सेम एक और बॉक्स लेते हैं जिसमें वही गैस, फॉर एग्जांपल यहाँ मान लीजिए O2 था, यहाँ पे भी O2 लिक्विड के फॉर्म में है और यहाँ पे जो O2 है ये सॉलिड के फॉर्म में है। तो इन तीनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं वो होंगे गैसियस में, देन लिक्विड में और लास्ट में सॉलिड में। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा बाइंड अप होंगे एक दूसरे से, लिक्विड वाले कम बाइंड अप होंगे और गैस वाले बिल्कुल भी बाइंड अप नहीं होंगे, जिससे वो फ्रीली मूव कर जा रहे हैं। तो जो गैस जितना ज़्यादा किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना वो मूव कर रही है रैंडमली, उसे कहा जाता है यहाँ पे एंट्रोपी। तो जिसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज़्यादा है, जो ज़्यादा रैंडमली मूव कर रहे हैं, उसे कहा जाएगा कि उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। देन यहाँ पे हमारे पास जैसे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो मूव तो कर रहे थे बट गैस के कंपैरिजन में कम कर रहे थे, तो यहाँ पे रैंडमनेस कम है, इसे कहा जाएगा एंट्रोपी इसकी लेस देन गैस, एंड सॉलिड की एंट्रोपी बहुत कम। तो इस तरीके से ये तीन फेजेस हमने देखे। एंट्रोपी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है गैस की, फिर होती है लिक्विड की और फिर होती है सॉलिड की। इसी सीक्वेंस में ये चलता है। यहाँ लिख लेंगे एंट्रोपी को डिनोट किया जाता है डेल्टा एस से। डेल्टा एस होता है क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। टी जो है यहाँ पे टेम्परेचर है और ये क्यू रिवर्सिबल है हीट हमारा, जितनी हीट प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि टेम्परेचर चेंज हो जाए वो वहाँ पे स्पॉन्टेनिटी है। अब चेंज इन स्पॉन्टेनिटी। देन यहाँ पे जो टेम्परेचर है आप देख सकते हैं, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे
तो स्पॉन्टेनिटी में चेंज आ जाएगी। सम टेम्परेचर भी हम कम करेंगे तो स्पॉन्टेनिटी में चेंज आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा डेल्टा एस होता है, अगर मान लीजिए हमने एक सिस्टम लिया, यह है सिस्टम, यह है सराउंडिंग। तो यहाँ पे जो डेल्टा एस है टोटल, वो होगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, जो कि हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर होगा। मतलब कि जो हमारे यूनिवर्स का एंट्रोपी है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी एक निकला हुआ है, जिसे कहा जाता है कि जो टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हेलो हेलो, हाँ सर क्लास चल रहा है। अच्छा रुकिए मैं बोल देता हूँ इनको। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एच जो टोटल है वो हमारा सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के है, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, तो वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। बट एक और यहाँ पे एक बात कही गई है कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये हमको याद रखना है, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, इसका मतलब है कि ज़ीरो केल्विन पर जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड विल बी ज़ीरो। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है, ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो कि ज़ीरो केल्विन को कहा जाता है, इस टेम्परेचर पे एंट्रोपी जो होती है किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो ज़ीरो हो जाती है। देन इसके बाद हम वापस से ये देखते हैं, तो एंट्रोपी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होते रह रही है पूरे यूनिवर्स की। इसी तरीके से जितने भी सिस्टम हम लेते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले ले आइस। आइस जब पिघलता है तब वो लिक्विड बन जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो वेपर बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आइस था तो इसकी एंट्रोपी कम थी, फिर लिक्विड हुआ तो थोड़ी सी एंट्रोपी इसकी और बढ़ गई, एंड देन ये सबसे ज़्यादा और बढ़ गई। इस तरह से यहाँ पे एंट्रोपी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है।
इसके बाद नेक्स्ट हम हेडिंग आप डाल लेंगे गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी क्या होता है, जब कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तब वहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ या एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें मिलती है, जिसको हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है गिब्स एनर्जी। तो ये पाया गया जब भी कोई एक प्रोसेस होता है तो वो इंथैल्पी का और साथ ही डेल्टा एस का फंक्शन होता है। इंथैल्पी चेंज होती है और वहाँ पे इंट्रोपी में भी चेंज आता है। तो इसे रिलेट किया गया है और डिफाइन किया गया है गिब्स एनर्जी को। तो G इज इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन मिलता है H माइनस टी एस। यहाँ पे ये हमारा मेन इक्वेशन है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए गिब्स एनर्जी चेंज होती है, मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी हमें निकालना है, तो वो हमें मिलेगा डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस, जब किसी प्रोडक्ट को हम चेंज वहाँ पे निकालते हैं तो एक बार T डेल्टा S हो जाएगा और एक बार हो जाएगा डेल्टा टी एस। इस तरह से होता है। देन इसके बाद डेल्टा जी इक्वल्स टू हम लिख लेंगे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा टी एस। देन नेक्स्ट हम देखेंगे आगे नेक्स्ट जब आगे क्या होता है, मान लीजिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तब वहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आगे देखा जाए तो हमें मिलेगा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। साथ ही ये वाला जो टर्म था डेल्टा जी यहाँ पे 0 है, वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन मिल गया। देन इसके बाद हमें यहाँ से डेल्टा जी डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में पता चल रहा है। जब भी डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। डेल्टा एस अगर देखिए पहला केस बन रहा है, डेल्टा एस अगर हमें नेगेटिव मिला तो डेल्टा जी हमें क्या मिला, पॉजिटिव मिल गया। सेकेंड केस में डेल्टा एस अगर पॉजिटिव मिलता है तो डेल्टा जी हमें नेगेटिव मिलता है। थर्ड केस डेल्टा एस अगर 0 मिलेगा तो डेल्टा जी हमें मिलने वाला है डेल्टा एच के बराबर। ये 3 केसेस होते हैं। अब इन तीनों में देखिए जहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, और अगर किसी की एंट्रोपी डिक्रीज होती है तो उसका गिब्स एनर्जी हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी नहीं बढ़नी चाहिए, और यहाँ पे देखिए डेल्टा एस नेगेटिव है, मतलब कि एंट्रोपी उसकी नहीं बढ़ रही होगी। डेल्टा एस पॉजिटिव है तो हमें डेल्टा जी जो है वो हमें नेगेटिव मिलेगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो डेल्टा जी अगर हमें नेगेटिव मिलती है, इसका मतलब कि जो हमारा प्रोसेस है वो हो जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देन डेल्टा एस अगर 0 है तो डेल्टा जी इंथैल्पी चेंज के बराबर आएगी, जो कि हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। जनरली ये स्पॉन्टेनियस होता है, बट कहीं पे मान लीजिए डेल्टा एच की वैल्यू 0 आ जाती है, तब वहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये दोनों ही हो सकता है। तो यहाँ हमने देखा गिब्स एनर्जी। सबसे पहले फिर से देख लेते हैं गिब्स एनर्जी क्या होता है। वो एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, जिसको हम किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है गिब्स एनर्जी। इसका फॉर्मूला लिखा जाता है G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। देन दोनों ही तरफ हमने चेंज निकाला। चेंज में हमें लास्ट में इक्वेशन मिलता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ये जो हमारा
इक्वेशन आया है, ये आया है डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 के लिए, मतलब कि टेम्परेचर जो है वो हमारा कांस्टेंट है। उसके बाद डेल्टा एस की वैल्यू एक बार हमें नेगेटिव मिलती है, एक बार पॉजिटिव और एक बार ज़ीरो। डेल्टा एस अगर नेगेटिव मिल गई तो ये होल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। होल वैल्यू के पॉजिटिव हो जाने की वजह से डेल्टा जी भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। और ये होने के बाद क्या होगा, जो भी प्रोसेस है हमारा वो रह जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। देन डेल्टा एस अगर हमें पॉजिटिव रहता है तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी। ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा जी भी नेगेटिव मिलेगा। और डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। देन थर्ड केस बनता है डेल्टा एस इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डेल्टा जी और डेल्टा एच दोनों बराबर हो जाएंगे। तब अगर एच डेल्टा एच जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव हो जाता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर ज़ीरो भी हो जाता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डेल्टा जी का इंथैल्पी चेंज हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम इक्विलिब्रियम प्रेडिक्ट करेंगे कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है कोई रिएक्शन। इसके बाद मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू C प्लस बी। जब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास जो डेल्टा जी का रिलेशन होता है वो आता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। यहाँ पे जो के है ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बाद देखिए डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के। यहाँ पे हमें डेल्टा जी का वैल्यू मिल रहा है माइनस आर टी एल एन के। अगर हमने देखा था डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तब वो स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है तब वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब देखिए डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब यहाँ के की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, मीन्स के की वैल्यू पॉजिटिव हो, साथ में 10 की मतलब बहुत ही ग्रेटर हो, जैसे कि 10 या 10 से ज़्यादा, तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी, तब हमें डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। बट अगर मान लीजिए के की वैल्यू लेस देन 10 हो जाती है,
जैसे कि 10⁻², या फिर 10⁻³ 10⁻⁻1, या मान लीजिए 10⁻⁻1/10। इस तरह से भी छोटा अगर कोई वैल्यू आता है, तब जो वैल्यू हमें मिलेगी डेल्टा जी की वो मिलेगी पॉजिटिव, क्योंकि पावर में नेगेटिव किया तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। इस केस में यहाँ पे क्या होता है कि डेल्टा जी पॉजिटिव मिल गया, मतलब कि जो रिएक्शन है हमारा वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्पॉन्टेनियस नहीं है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम है। सेकंड, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है इसका मतलब कि हमने देखा था वो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस हो गया मतलब कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, आइदर ए से A+B से लेके C+D में, या फिर C+D से लेके A+D में। इस तरह से ये रिएक्शन काम कर रहा होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है इसका मतलब कि K की वैल्यू 10 से ग्रेटर है, 10 से ग्रेटर है, तो हमें जो रिएक्शन मिल रही है वो होगी डेफिनेटली इक्विलिब्रियम की। देन डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है मतलब कि वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर आज ख़त्म होता है। अगला आपका जो टेस्ट होने वाला है उसमें भी हम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस लिए हैं, और थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट रहेगा आपका। तो इस चैप्टर में आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो आप पूछ लेंगे अभी।